अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं मौलवी मुमताज़ और आपकी खिदमत में हाज़िर एक और वीलॉग के साथ। आप सबको याद होगा कि 28 अक्टूबर सन 2011 को पहली मरतबा शहबाज शरीफ साहब से हमने सुना उनको ये कहते हुए, जब लाहौर में एक जलसा था नासिर बाग के साथ PMLN का, और उस वक्त वो वज़ीर आला भी थे। और उस जलसे के बारे में अक्सरियत लोगों का ये कहना था कि जी पटवारियों का जलसा था, पटवारी सब लाए गए और जलसा का फिर भी ना भरी। और उसके ठीक एक दिन के वक्फे के बाद 30 तारीख को सन 2011 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो तारीख़ी जलसा मीनार पाकिस्तान पे हुआ कि जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर बूम मिला। तो उस जलसे में शहबाज शरीफ को हमने ये पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते हुए सुना कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और आज जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें यही लगता है कि वो इस दस्तूर को, इस आइन को नहीं मानते। वो तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ़ एक लफ्ज़ ज़हन में आता है और वो है आइन शिकनी, आइन की पामाली। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ताकि अपने इक़्तिदार को बचाया जा सके। मरीम नवाज़ साहिबा का वो इंटरव्यू जो उन्होंने अभी रिसेंटली मंसूर अली ख़ान को दिया था, उसमें कुछ कहने को तो अनएडिटेड हिस्से हैं और वो हिस्से हैं कि जिनके बारे में कहा गया था कि जी इनको आपने ऑन एयर नहीं करना। अच्छा, वो कैसे ऑन एयर हो गए ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है इस तरह के प्रोग्राम्स और रिकॉर्डिंग्स का, तो मैं आपको बता सकूंगा कि वो रिकॉर्ड क्यों हो गए कि जबकि मना भी किया गया कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग को रोक दीजिए, रिकॉर्डिंग ना कीजिए। सबसे पहले तो आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वही अदालती इस्लाहाती बिल जिसको 10 दिन का टाइम था सदर मुमलिकत के पास, वो वापस भेजा गया पार्लियामेंट को। एतराज़ात के साथ जो ख़त लिखा वो भी पढ़ के आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में सुनाया गया और फिर उसके बाद वो मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर भी हो गया। अब दोबारा फिर 10 दिन हैं सदर मुमलिकत के पास। अब इन 10 दिनों में अगर वो इस पर दस्तखत नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली बिल मंजूर हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन ज़रूर है, और वो ऑप्शन क्या है कि अगर आरिफ अलवी साहब उसको रेफरेंस के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजते हैं तो वहाँ पर जाकर यह मामला रुक सकता है, ठहर सकता है। और इस तरह की माजी में वाक़यात भी हैं, उसके हवाले भी हैं, कानूनी हवाले भी हैं कि जहाँ पर इस तरह से कोई रेफरेंस भेजा गया है तो वो रेफरेंस को वहाँ पर रोक दिया गया है। पंजाब में तो वो किसी सूरत इलेक्शंस नहीं होने देंगे और ये उनकी तरफ से ठान लिया गया। ये उसी दिन ठान लिया गया था जब पंजाब में और KPK में असम्बलियों को तहलील किया गया था कि हमने इलेक्शंस नहीं होने देने, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी मर्ज़ी का निगरान सेटअप लाया गया KPK में और पंजाब में, और उनको नज़र आ रहा था कि अब तो हमें कोई कुछ नहीं पूछेगा। पहले पंजाब में गवर्नमेंट थी PTI की, अब PTI की गवर्नमेंट में नहीं है, निगरान सेटअप है जो हमारे कंट्रोल में है, लिहाजा हम अपनी मर्ज़ी से चलाएँगे। और इलेक्शंस को डिले करने के लिए एक नहीं कई हरबे, कई नुस्खे होते हैं। और मुझे याद है कि पिछले साल जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुआ तो उस वक्त मैंने कई कानूनी माहिरीन से बात की और उस वक्त उनका मुझे कहना था कि जी गवर्नमेंट के पास बड़ी ऑप्शंस होती हैं। वो बिल्कुल ऑप्शंस थी और 9 अप्रैल तक वो ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाता रहा PTI की गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन आखिर में जो पहले आपके साथ एक पेज पर थे वो एक पेज पर ना हो तो फिर चाहे आपके पास कितनी ऑप्शंस हों वो सब बेसूद हैं, उनका कोई आपको हासिल वसूल नहीं होगा। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं भी है और वो आपके साथ एक पेज पर हैं जो आपके मुआविनीन हैं, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लोगों का ये कहना है कि जी फ़ैसला सुना दिया गया है चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से, 3 रुकनी बेंच की तरफ से। और ये 10 तारीख भी गुजर गई कि जब कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वजारत ख़जाना ने कम अज़ कम, वैसे तो 21 अरब था लेकिन कम अज़ कम पंजाब के इलेक्शंस के लिए 10 अरब रुपया देना है। वो 10 अरब रुपया भी नहीं दिया गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मीटिंग भी हुई, उधर से कैबिनेट का खुसूसी इजलास इतवार के रोज़ बुलाया गया, फिर पार्लियामेंट का सेशन भी बुलाया गया। उससे पहले पार्लियामेंट के सेशन में जहाँ पर 342 का हाउस है, सिर्फ 42 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ऐसे थे और उसमें से भी 28 ऐसे थे जो रिज़र्व सीट्स पर हैं। उन्होंने जी करारदाद मंजूर कर ली कि हम इस 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को तस्लीम नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद आज पार्लियामेंट में भी उसकी मंजूरी कर ली गई कि जी पंजाब और KPK के इलेक्शंस को लेकर, बिलखुसूस पंजाब के इलेक्शंस को लेकर ये कहा गया कि जी उसकी मुखालफत कर दी गई और करारदाद मंजूर हो गई। अब पार्लियामेंट से भले आप एक छोड़ के 10 इस तरह की रेजोल्यूशंस पास आप करवा लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आइनी मामला है और आइन क्या कहता है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात आपने करवाने हैं। लेकिन ये टाल मटोल इसी वजह से हो रही है बिकॉज एक्सपोज तो हो चुके हैं। अब उनको ये हम जितना भी और एक्सपोज होंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने जितना एक्सपोज होना था हो गए। एक्सपोज होकर किसी ने हमारा क्या बिगाड़ लिया? हमारे लिए हमारे जहन पर सवार हमारा इक़्तिदार है, हमने उसको किसी भी सूरत, किसी भी तरीके से अपने हाथ से जाने नहीं देना। और आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन कि जिसमें
मुख्तलिफ गवर्नर भी थे KPK के, उसके अलावा CM भी थे गिलगित बल्तिस्तान के। और ये जो आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था उससे पहले की ये तकरीब थी, ये गोल्डन जुबली तकरीब थी, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि जी हम इसी को असम्बली हॉल को एक तरह से कन्वेंशन समझ कर इसको यहाँ पर, और कायम अली शाह साहब भी वहाँ पर थे, शाह जी भी वहाँ पर थे। और इत्तेफाक की बात है कि हैरानगी है कि शाह जी आज सोए नहीं। शायद शाह जी इस वजह से नहीं सोए कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो मुस्तक़बिल के चीफ जस्टिस हैं वो साथ बैठे थे, और उनको ये खदशा होगा कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब साथ बैठे हैं, कोई थोड़े से नंबर बन जाएँ, कोई ये तो ना उनको लगे कि क्या एक अजीब नॉन सीरियस सी सिचुएशन है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, जो आइन की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हैं, वहाँ पर जाकर क्या वो सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी कर रहे थे? अगर सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से क्या उनको ऑथराइज़ किया गया था कि आप वहाँ पर जाके सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी करें? वहाँ पर कोई और सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं था। ठीक है कि सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस साहब के बाद, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चूँकि आइनी इदारे के सरबराह हैं तो उनकी तरफ से बाकायदा अप्रूवल का होना ज़रूरी था। और वहाँ पर जाकर उन लोगों के साथ वो बैठ गए कि जहाँ पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब जैसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने माँ बहन की गालियाँ दी हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को। और आज जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वहाँ पर उस तकरीब में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए तो सबसे ज़्यादा तालियां भी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब बजा रहे थे। और फिर वहाँ पे जो तकरीरें हुई वो सियासी तकारीर थी, और उन तकरीरों के बाद जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने गुफ्तगू शुरू की, अपना खिताब शुरू किया, तो उन्होंने कहा जी मैं तो ये समझ रहा था कि यहाँ पर, बल्कि मुझे कहा गया था कि यहाँ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन जो सियासी गुफ्तगू हुई है मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि कल को इनके केसेस मेरे पास आने हैं जिसमें हो सकता है कि केसेस के फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ भी जाएँ। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि कोई सियासतदान किसी थड़े पे बैठा हो, किसी चौक पर हो, किसी चौराहे में हो, किसी शादी की तकरीब में हो, किसी की तरफ अफसोस की तरफ भी गया हो, तो वो सियासी बात ज़रूर करता है और उसका हर कदम, उसका हर फैसला, उसके हर सांस में सियासत होती है। तो वहाँ पर अगर सियासत पे बात ना और कोई कहे कि जी सियासत पे बात होनी थी या नहीं होनी थी, ये बात जो है वो मानने वाली नहीं है। बहरहाल वहाँ पर वो सब लोग मौजूद थे जो आइन का एहतराम नहीं कर रहे, जो एक तरह से देखा जाए और कहा जाए तो आइन शिकनी कर रहे हैं, उनके साथ बैठे थे। आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पर बैठे थे, शहबाज शरीफ साहब, दीगर वहाँ पर तमाम अरकान असम्बली मौजूद थे। तो वहाँ पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बैठने पर बहुत तनकीद की जा रही है कि उन्होंने ये अब एक तरह से अपने ऊपर छाप लगवा ली है कि वो ए पॉलिटिकल नहीं है, और उनका ए पॉलिटिकल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसे आइनी इदारे के सरबराह बनने जा रहे हैं सितंबर में कि जिसका इंडिपेंडेंट होना, गैर जानिबदार होना बहुत ज़रूरी है। जो मौजूदा सिचुएशन और सिनेरियो नज़र आ रहा है उसमें इमरान खान साहब को भी तलब किया गया इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से 9 केसेस में कि जी आकर ज़ाती हैसियत में पेश हुए। इमरान खान साहब ने तो उस पर कह दिया है, मौक़िफ़ आ गया कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन तरीक़ाकार वही है कि उनको दीवार से लगाया जाए, उनको प्रेशराइज़ किया जाए और इलेक्शंस को हर मुमकिन तरीके से रोका जाए। और अगर कोई सोचता है कि अभी सऊदी अरेबिया मरीम नवाज़ साहिबा भी जा रही हैं, बल्कि अब तो पहुँच भी चुकी होंगी, और नवाज़ शरीफ साहब भी वहाँ पर जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, और साथ में उनके दाएँ और बाएँ जितने भी लोग हैं वो भी जाएंगे नंबर टांगने के लिए। और मरीम औरंगज़ेब साहिबा तो ज़रूरी जाएंगी, क्योंकि उनका जाना तो लगता है कि उनको अगर वो ना गई तो किसी से कोई बात नहीं होगी। और बहरहाल एक शख्स को तो बड़ा मिस कर रहे होंगे शहबाज शरीफ साहब भी और मरीम नवाज़ साहिबा भी, वो हैं फ़ाहद हुसैन साहब, जो अब PNN के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और जो अंग्रेज़ी कहीं पे कोई गलती होती थी उसकी वो दुरुस्तगी कर देते, लेकिन अब वो चूँकि नहीं हैं तो हमें जुमले कई ऐसे देखने को पढ़ने को मिलेंगे। बल्कि कल रात को ही मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक ट्वीट थी, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि जी फ़ाहद हुसैन साहब अब इनके साथ नहीं है, तो इस किस्म के ये जुमले सुनने को मिलेंगे। तो सऊदीया से अगर हम ये सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारी बड़ी मदद की जाएगी और हम इस मुश्किल घड़ी में हैं मौशी एतबार से, तो हमें वहाँ से पैसा मिल जाएगा, तो सऊदी गवर्नमेंट ने अगर पैसा देना होता तो सऊदी गवर्नमेंट बहुत पहले ही पैसा दे दी थी। सऊदी गवर्नमेंट ने पैसा नहीं देना। आखिर में जी आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब, और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, और साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब का ये कहना है, ये आज की लेटेस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ और अभी तक कहीं पर कोर्ट भी नहीं हुई, कि साकिब निसार साहब का ये कहना है कि ये इख्तलाफी नोट वगैरह कुछ मानी नहीं रखते हैं। असल बात जजमेंट है, फ़ैसला है जो कि उस 3 रुकनी बेंच का आया है। ये इख्तलाफी नोट चाहे आप 26 छोड़ के 52 सफ़ात के लिख दें, 54 सफ़ात के लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मरीम नवाज़ साहिबा का वो इंटरव्यू
जो उन्होंने मंसूर अली ख़ान को दिया था कुछ ही अर्सा पहले, वो नशर भी हुआ था। उस इंटरव्यू के कुछ अनएडिटेड पीसेस हैं। अब वो कैसे सामने आ गए, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने रिकॉर्डिंग को बाकायदा रुकवाया और फिर मरीम औरंगज़ेब साहिबा सामने थी और मरीम औरंगज़ेब साहिबा से वो बाकायदा पूछती रही कि बताइए इसका क्या जवाब है, बताइए इसकी क्या तफसील है। मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ मामला मरीम नवाज़ साहिबा की हद तक महदूद नहीं है। उनके वालिद साहब नवाज़ शरीफ साहब को भी बहुत सी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता है। इमरान खान साहब को मैंने कभी नहीं सुना है, मैंने उनको ख़ुद कई इंटरव्यूज़ किए हैं कि जिसमें उनका कोई इंटरव्यू किया जा रहा हो और वो किसी से पूछ रहे हों कि बताओ इसका मैंने क्या जवाब देना है और ये सूरत हाल क्या है, इसके अदाद व शुमार क्या हैं या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। इमरान खान साहब अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखते हैं और उनकी अपनी ज़ाती मेहनत का ये नतीजा है। तो नवाज़ शरीफ साहब एक दफ़ा तलत हुसैन साहब को इंटरव्यू दे रहे थे और उस वक्त उनकी हुकूमत नहीं थी, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ सन 2013 के इंतखाबात से पहले। और तलत हुसैन साहब जब उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो वहाँ पर जब सवाल पूछा गया कि जी बिजली का मसला आप कैसे हल करेंगे, तो वहीं पर उन्होंने रिकॉर्डिंग को रुकवाया और रिकॉर्डिंग को रुकवा कर परवेज़ रशीद साहब, क्योंकि उनकी मुआवनत परवेज़ रशीद साहब किया करते थे, उन्होंने कहा परवेज़ रशीद साहब बताइए बिजली का मसला हम कैसे हल करेंगे। और यहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा ने मरीम औरंगज़ेब साहिबा को बिठाया हुआ था कि उनसे वो मुआवनत हासिल करेंगी जहाँ कहीं भी वो फंसेंगी। तो ये रिकॉर्डिंग निकली कैसे? होता यह है कि जब मैं भी कई मरतबा रिकॉर्डिंग्स करता रहा हूँ तो हमारे जो कैमरामैन हमारे साथ होते हैं उन्होंने हमारे इशारों पर चलना होता है। अब हम कभी, और वो ये समझते भी हैं, कई मरतबा ऐसी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं कि जब हम उन्हें कह देते हैं यार ये कैमरा बंद कर दो, यार ये बात नहीं करनी हमने, कैमरा बंद कर दो, बंद कर दिया ना, वो आगे से कहेगा हाँ जी सर बंद कर दिया जनाब, बंद हो गया। लेकिन वो बंद नहीं करते। वो इसलिए बंद नहीं करते कि बाद में कई मरतबा इस तरह होता है कि उनसे पूछा जाता है, टीम पूछ लेती है, एंकर पूछ लेता है कि यार मैंने आपको कहा भी था, आपको पता भी है हमारा तरीक़ाकार क्या है, आपको मैंने इशारतन कहा था, आपको भी पता है कि वो कह रहा है कि आगे से बंद कर दो, तो या वो कह रही है आगे से बंद कर दो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बंद कर दो। तो वो बंद नहीं करते, उसको रोल पे रख लेते हैं। और कई मरतबा तो जो कैमरे की रेड लाइट होती है ना, जिससे पता चलता है अगले को कभी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके ऊपर काले रंग की टेप लगाई हुई होती है ताकि नज़र ही ना आए और पता ही ना चले कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। बहरहाल उसमें जो सवाल पहले पूछा गया कि जी नवाज़ शरीफ साहब को गाड़ी तो मिली थी 90s में और आपने वो गाड़ी 2008 में ली, तो 2008 में आपने वो गाड़ी कैसे ले ली और जितने की फिर आपने वो गाड़ी ली? तो उन्होंने कहा कि और तोशा खाना से तो आप गाड़ी ले ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मरीम नवाज़ साहब ने कहा आपसे किसने कहा नहीं ले सकते, ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है? और आगे से उनको बताया गया कि जी ये रूल है, ये लॉ है कि आप तोशा खाना से गाड़ी नहीं ले सकते। और उन्होंने कहा जी उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 में थे वज़ीर आज़म, तो उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से कहा कि आपको तोहफ़ा मिला है, यानी कि मतलब इस तरह से तोहफ़े बांटे जा रहे हैं, हुकूमत चली की हुई है कि जी आपको ये तोहफ़ा मिला है, तो आप इस गाड़ी को लेना चाहें तो आप गाड़ी को ले लीजिए। और वहीं पर जरदारी साहब को भी लेक्सस मिली थी, उसके अलावा मर्सिडीज़ मिली थी, BMW मिली थी, वो गाड़ियाँ उनको भी मिली थी। तो नवाज़ शरीफ साहब ने जो वो गाड़ी ली वो तोशा खाना से ली और वो गाड़ी ली कि यानी कि गाड़ी की इजाज़त नहीं है, कानून इजाज़त नहीं देता है। और मरीम नवाज़ साहिबा ने वहाँ पर यह कहा कि देखें ये गैर कानूनी नहीं है कि आप तोशा खाना से कोई चीज़ ले लें। तोशा खाना में रूल है, लॉ है कि एक परसेंटेज है, उस परसेंटेज के तहत आप उस तोहफ़े की जो इवैल्यूएशन है उस इवैल्यूएशन के मुताबिक वो रकम अदा करें और आप उस तोहफ़े को लेकर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन चोरी करने की इजाज़त नहीं है। तो मरीम नवाज़ साहिबा से सिर्फ ये पूछा जाए कि मरीम साहिबा ये बताइए कि जो इमरान खान साहब ने घड़ी ख़रीदी वो भी तो उन्होंने तोशा खाना में पैसा और उसकी जो इवैल्यूएशन है उस इवैल्यूएशन के मुताबिक वो रकम जमा करवाई और उस रकम को जमा करवा कर वो उन्होंने घड़ी ली। और इसके अलावा अगर कोई और भी तोहफ़े थे तो वो भी उसी लॉ उसी रूल के तहत लिए। तो अपनी मरतबा आप कहते हैं कि जी लेकर जाना ठीक है और इमरान खान साहब लेकर जाएँ तो आप कहते हैं जी गलत है और कह देते हैं जी ये घड़ी चोरी की गई है, जबकि उसकी बाकायदा तोशा खाना में रकम जमा करवाई गई थी। बल्कि आप तो इवैल्यूएशन को भी डाउटफुल कर देते हैं, आप कहते हैं जी इवैल्यूएशन नहीं ठीक हुई थी, वो तो इवैल्यूएशन ऐसे करवा ली वैसे करवा ली। मतलब इनकी मरतबा में वही सरकारी मुलाजिम इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के कैबिनेट के वही इवैल्यूएशन करें, आपकी मरतबा तो ठीक है, उनकी मरतबा करें तो गलत है। फिर इसी तरह से मरीम नवाज़ साहिबा से मज़ीद सवाल पूछा गया कि जी आपको भी तोहफ़े तोहफ़ मिले, आपको गाड़ी मिली और आप अच्छा पहली वाली जो गाड़ी नवाज़ शरीफ साहब की थी ना उसका उन्होंने कहा कि जी कहाँ से मिली, हमारे वो हैं दोस्त ममालिक हैं, ब्रदर दोस्त ममालिक हैं, तो वो सऊदी अरेबिया से मिली थी और रॉयल फैमिली ने सऊदी अरेबिया की दी थी। और फिर मरीम नवाज़ साहिबा से कहा गया कि जी आपको भी गाड़ी मिली, BMW मिली और आपको UAE से मिली, UAE की गवर्नमेंट ने दी। उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो कभी कोई गाड़ी नहीं रही BMW। उन्होंने कहा जी आपके अपने रिटर्न्स में है, आपने अपने रिटर्न्स में फ़ाइल किया, ना सिर्फ आपने बल्कि आपके शौहर कैप्टन सफदर साहब ने भी अपने रिटर्न्स में जमा कराया हुआ है, तफसील लिखी हुई है। मेरे पास तो कभी कोई BMW नहीं थी, शायद वो बिज़नेस ऑफिस ने कर दिया होगा। और मरीम से पूछा जी मरीम जी बताइए क्या है, और फिर बीच में मंसूर अली ख़ान से कहा सुनो, जिस तरह हुक्म जारी होता है कि सुनो।
तो फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी वहाँ पर कहा कि यार कैमरामैन और टीम की तरफ कहा ऐसा नहीं करें, इसको रहने दें यार, इसको रहने दें, इसको रहने दें यार। वो जिस तरह कहती है ना, अप्रिशिएट द प्रेशर यार, वो अक्सर उसमें मैसेज भेजती हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो उनका है। तो इससे तो ये मज़ीद पोल खुलकर सामने आ गया, मज़ीद एक्सपोज हो रही हैं कि आपके जो रिटर्न्स भी जो आपने जमा कराए थे पहले, वो आपने रिटर्न्स गलत जमा कराए थे। यानी कि अगर आप फैब्रिकेटेड और झूठ पर मबनी गलत रिटर्न्स जमा करवाते हैं और आपका ये एतराफ़ है कि आपकी तो कोई गाड़ी थी नहीं, यानी कि आपके नाम से रिटर्न्स जमा हुए हैं, आपकी गाड़ी है और रिटर्न्स कहते हैं कि वो आपकी गाड़ी है और आपने वो तोशाखाना से गाड़ी ली है, इसके अलावा और भी आपने तहाइफ ली हैं, तो यहाँ पर आपके पास कोई जवाब ही नहीं है और आप कहते हैं कि जी मुझे नहीं मालूम, मैं पता करके बताऊंगी। लेकिन ये उन्होंने क्लियरली कह दिया कि मेरे पास तो कभी कोई गाड़ी नहीं थी। यानी कि रिटर्न्स गलत, झूठ, हेरा फेरी, 2 नंबरी, फ्रॉड, ढोंग, ड्रामा, ये सब होता आ रहा है और अब भी यही हो रहा है और इसी तरह से एक्सपोज होते रहेंगे। आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस पर इलेक्शन कमीशन से और अदालतों से भी रुजू किया जाएगा और इसी बात पर कि मरीम नवाज साहिबा ने ये माना है कि मेरे पास तो गाड़ी थी जबकि उनके रिटर्न्स में है, उस पर उनको नाअहल भी करार दिया जा सकता है। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।